Preview. आज यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की ओर से 4 और 5 तारीख को वक्फ बोर्ड के कामकाज के बारे में बैठक चल रही है। कल हम लोगों ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने हेयरिंग का काम किया, लोगों को सुना, लगभग 21 मैटर सुने हमने, जिसमें से ऐसा पहली बार हुआ है कि 11 मैटर डायस पे डिसाइड हो गए, जिसमें सेम डे मतलब सेम डे हेयरिंग होकर सेम डे इंसाफ मिलना, ये वक्फ बोर्ड में कल हमारे पास पहली बार हुआ है। और हेयरिंग सेक्शन में हमने काफ़ी पारदर्शिता लाने की वजह से दिन ब दिन हमारी ये फिगर में इजाफा होते जा रहा है। और आज हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई, अभी संपन्न हुई। इस मीटिंग में कुछ हमने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जो रेगुलर वर्क है हमारा, स्कीम होगा, चेंज रिपोर्ट होगा या डेवलपमेंट के ताल्लुक से डिस्कशन हुआ। ख़ास तौर पे जो हमारा डिस्कशन हुआ कि हमारा हेयरिंग सेक्शन कैसे मजबूत हो सकता है। दूसरा जो लीगल सेक्शन है हमारा, आज लीगल सेक्शन में 3 से 4 लोगों का स्टाफ है। लीगल सेक्शन मैंने जो हमारे केसेस चलते, रिवेन्यू कोर्ट जो महाराष्ट्र में जितने भी है, महसूल अधिकारी के सामने जो केसेस चलते हैं हमारे इलीगल खालसा को लेकर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, उसके बाद जो सिविल कोर्ट्स में केसेस चलते हैं, ट्रिब्यूनल में केसेस चलते हैं, हाईकोर्ट में 4 हाईकोर्ट है हमारे पास, चारों हाईकोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें सिर्फ हमारे प्रेजेंटेशन की कमी की वजह से हमारे खिलाफ फैसले जा रहे थे, इसलिए हमने उसका बरकटीकरण किया। आज बरकटीकरण मतलब क्या है कि रिटायर्ड जजेस उस सेक्शन के इंचार्ज लेने का तय किया। कल उसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आएगा। जो सिविल कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज अब वो सेक्शन हमारा संभालने वाले हैं, और उनके अंडर में 12 असिस्टेंट, जो हमारा 3 लोगों का था उसको 12 असिस्टेंट करे। हमारे पास इससे पहले जगह की भी कमी थी, लेकिन अभी जगह के लिए नया ऑफिस तो बनेगा जब बनेगा, लेकिन आज की डेट में हमको टेम्पररी रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है। हज हाउस के अंदर कुछ स्पेस हमको मिला है, और उसकी अभी ऑर्डर हुई है कुछ दिन पहले। मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी से हमने मिलकर हमारी परेशानी सुनाई, पंचक्की के अंदर बहुत परेशानी हो रही है, तो उन्होंने हमको कुछ स्पेस यहाँ पर दिया है। तो हमारा जो लीगल सेक्शन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो, और कुछ उससे रिलेटेड सेक्शंस हमारे पार्शियल हज हाउस में आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने बरकटीकरण करे, स्टाफ भी बढ़ने वाला है, जिसमें रोजगार भी मिलेगा लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो ये अहम फैसला आज हमने लेने का काम किया है। दूसरी बात, आज के एजेंडे में और एक खास बात थी कि 2025 8 अप्रैल में नया कानून हमारे पास देश में लागू हुआ था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। उसमें रजिस्ट्रेशन के पावर बोर्ड से निकालकर पोर्टल के थ्रू किया था, जो फिजिकल था। तो उसमें हमारे पास लगभग आज की डेट में 1600 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिन्होंने हमारे पास फीस भर के एप्लीकेशन दिया है, लेकिन पोर्टल के अंदर वो प्रोविजन ना होने की वजह से वो 1600 मस्जिदों को रजिस्टर्ड हम नहीं कर पा रहे। लेकिन उसमें आज कुछ 4 एप्लीकेशन हमने आज लिए थे, जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल ने हमको डायरेक्शन दिया था कि उनको सुना जाए और उसमें फैसला किया जाए। तो हमको उम्मीद नजर आ रही है कि इसी तरीके से वो 1600 के बारे में भी हमारे पास हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल का डायरेक्शन आएगा, और इन मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन के लिए हम काम कर पाएंगे। तो आज ये 4 जो रजिस्ट्रेशन के जिनको हम टाइम लिमिट की वजह से नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ों को लेकर हज हाउस में शिफ्टिंग होने का, फर्नीचर वगैरह बनाने का हमारा ये प्लान चल रहा है। दूसरी एक अहम डिसीजन आज हमारा डिस्कस हुआ कि आज महाराष्ट्र के अंदर कुछ मस्जिदें हमारी टूट रही है, शहीद हो रही है डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, तो बहुत सारे लोग अपने मस्जिद के मामले में अवेयरनेस नहीं है, कौन से कागजात हमारे मस्जिद में होने चाहिए। जब कोई जानकारी के लिए आता है, कोई अधिकारी गवर्नमेंट का पूछने के लिए आता है, तो उसको हमने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको क्या दिखाना चाहिए, यही बेसिक जानकारी हमारे मस्जिदों में काम करने वाले कमेटियों के पास है। इसलिए हमने उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया आज, पथक। वो पथक हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल करेगा। डिस्ट्रिक्ट में हमारे वक्फ के ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में जाकर वहां से रजिस्ट्रेशन की लिस्ट लेगा। मान के चलो बीड़ में 1000 इंस्टीट्यूट अगर रजिस्टर्ड है,
तो पूरी लिस्ट लेगा, हर मस्जिद इदारे में जाएगा, इदारे में जाकर उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, और उनके डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ कमी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए उनको हेल्प करेगा, ताकि अभी जो है परेशानी में, ठीक है, वो फेस कर रहे कानूनी तौर पे, बोर्ड के तौर पे। पूना के अंदर भी कुछ मसले आपके सामने आए होंगे, हमने वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं खुद जाकर वहाँ पर कुछ चीज़ें फेस करके आया, और वहाँ पर जितना उसको हम बचा सकते बचाने की हमने कोशिश की। लेकिन ये जो पथक है, ये हमारे को बहुत ही रिजल्ट देने वाला काम करने वाला है। हर मस्जिद में खुद से जाएंगे, कमेटी से बात करेंगे, उनकी फाइल देखेंगे, उनके अंदर कागजात की कुछ कमी है तो वो कमी को पूरा करने के लिए पूरा वो उसमें कोऑपरेट करेंगे। और वो डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो नंबर्स है, अभी मराठवाड़े के नंबर्स ज़्यादा हैं, विदर्भ के कमी है, तो हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसमें ऑडिट के बातें उसके अंदर चेक करेगा, कोई लीगल वाला एडवोकेट रहेगा, ऐसी एक टीम बना रहे। एक 25 जून के मीटिंग में हमने एक प्रेजेंटेशन लेकर बुलाया है एक एजेंसी को, अगर वो एजेंसी का प्रेजेंटेशन हमको मुनासिब लगता है तो तुरंत वो अप्रूव करेंगे। तब तक हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस के लोग ये काम जो हमने आज डिस्कस किया है उसको संभालेंगे। इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हमने इससे पहले, जब मैं चेयरमैन बना था, हमारी पहली मीटिंग में हमने पंचक्की की गर्दी कम करती थी, लोग यहाँ पर जो एप्लीकेशन इन्वर्ट करते थे उनको डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में जाता, ताकि लोगों के काम आसानी से और जल्दी, और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है काम करने की, लगभग उस डिसीजन से लेकर अभी तक 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना लोगों के आमद। तो उसमें हमने डायरेक्शन दिया था डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसरों को कि 21 दिन में कोई भी एप्लीकेशन है तो वो डिस्पोज करना है, तो वो भी हमने उनका पूरा रिपोर्ट लेकर 25 जून को डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के साथ हमने एक मीटिंग रखी है, जिसमें उनको बताना होगा कि उनके पास से अगर एक भी एप्लीकेशन 21 दिन से ज़्यादा उन्होंने समय लिया है, पहले 2-2, 3-3 साल तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आता था, जब कोई ज़्यादा फॉलोअप होता था या कोई मतलब कमी, हमारे पास कर्मचारी की भी कमी थी पहले, लेकिन वो चीज़ लोगों के साथ हमने जो लिए हुए बोर्ड ने डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट सही हो रहे कि नहीं हो रहे, उसको चेक करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के साथ 25 जून के मीटिंग में एक सीओ साहब को हमने पूरे रिपोर्ट के साथ उनको हाजिर रहने के लिए बोला है। उसके बाद एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमने ये भी किया है कि हमारे पास जो डेस्क है काम करने वाले, वो डेस्क के ऊपर पहले सिस्टम था, जो डेस्क पे काम हो रहा है उसी डेस्क में उसका रिकॉर्ड रहता था, तो उसको हमने सेंट्रलाइज किया। आज सारा काम वन विंडो से वो जाएगा, ताकि उसके फाइल में कोई इदारा है, लीगली क्या चेंजेस हुए, उसके मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हुए, उसने कोई डेवलपमेंट की एनओसी लिया था क्या, उनका कोई मुतवल्ली का कमेटी मेंबर की डेथ हुई है क्या, ये सारे एक ही संचिका के अंदर आएगा और एक ही विंडो से एग्जिट होगा, और वो सीधा हर एक कागज अब हेड ऑफिस से किसी को भी नहीं मिलेगा, वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को जाएगा, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट को रिकॉर्ड रहे, वो डिस्ट्रिक्ट को पता चले कि हेड ऑफिस से क्या कागज इशू हुआ है, हेड ऑफिस ने क्या डिसीजन लिया है कि मेरे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के फलाने इदारे के लिए क्या हुआ है। तो हर कागज, हर ऑर्डर अब हेड ऑफिस से कोई भी डायरेक्ट नहीं लेगा, वो थ्रू जाएगा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर। ये एक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अहम चेंजेस इसके अंदर किए हैं, वह डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को डायरेक्शन दिए हैं। इस तरीके से इस 2 दिन के मीटिंग में छोटे मोटे जो डिसीजंस है, एनओसी देना, वो भी काफ़ी सारे, जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो अहम हमने डिसीजंस लिए हैं, जो आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक डिसीजन बोल के सामने आएंगे, जिसमें बड़ा बदलाव नजर आएगा, ये हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। हाँ, उसमें जो आप लोग तो कितनी आपको जगह मिल रही है, और जो पंचक्की में वहाँ क्या आपका सेटअप है? अभी पूरा बोर्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या नहीं, सारा हमको हज हाउस में जो जगह मिली है वो पार्शियल मिली है। गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि कभी भी अगर यहाँ से फ्लाइट शुरू होती है तो वो मेन कंसेप्ट उनका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हाजी लोगों का, तो उसके लिए वो उन्होंने रिजर्व रखा है। हमें 8,700 स्क्वायर फीट दिया है, जिसमें हमारा जो है लीगल सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आएगा, उससे कंसर्न अभी देखिए, आप सब जानते हैं काफ़ी वर्षों के बाद हमको सीईओ और रेगुलर ऑफिसर मिला, नहीं तो काफ़ी सालों से यही चलते आ रहा है,
तकरीबन 8-10 सालों से कि एडिशनल चार्ज, टेम्पररी चार्ज और रिटायर्ड होने के बाद यहाँ पर आ रहे, ऐसे ही ऑफिसर थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, ये दोनों के कोशिश से हमने सुनेत्रा वहिनी, दोनों भी डीसीएम, ये तीनों के पास हमने हमारा दुखड़ा सुनाया। और सिडको के ऑफिसर, हमारे फयाज साहब की इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी है। सिडको जैसा डिपार्टमेंट वो यहाँ पर छोड़कर वक्फ बोर्ड में आए हैं, तो उन्हें भी लगता है कि एक मुस्लिम होने के नाते कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर वक्फ बोर्ड में सीईओ बोलकर रेगुलर हमको मिले। तो इंशाल्लाह उनका जो तजुर्बा है अर्बन डेवलपमेंट का, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अगर डेवलप करते हैं तो जो हमारा कंसेप्ट है वक्फ का, वो कंसेप्ट पूरा होने में हमको मदद मिलने वाली है। और इसके ज़रिए से हम ज़रूर ही डेवलपमेंट के रिलेटेड जो हमने आज डिस्कशन किए, तो आने वाले दिनों में ज़रूर उसका आपको पिक्चर नज़र आएगा। अच्छे अधिकारियों को वक्त में नहीं रखा, तो फयाज साहब को हाँ कैसा संभालेंगे आप? देखिए सरकार हमेशा बदल देती है, जो भी रेगुलर ऑफिसर रहता है उसको एकदम जो नहीं साहब, अभी देखो पिछले 3-4 साल से देख रहे, सरकार हमारे साथ पूरी सपोर्टिव है। सरकार ने वक्फ के खिलाफ मुझे नहीं पता कोई अभी तक तो कदम उठाया है। जितना पैसा बताता हूँ उसका भी आंसर देता हूँ। सरकार ने, ये सरकार हमारी जो देवेंद्र जी की, एकनाथ शिंदे साहब की, सुनेत्रा वैनिक साहब, इन्होंने जितना पैसा वक्फ बोर्ड को दिया पिछले 70 साल में किसी ने भी नहीं दिया। 2 करोड़ 3 करोड़ फंड आए, उसमें प्रोविजंस ऐसे थे 3 में के 2 करोड़ तो वापस जाते थे मार्केट में, 1 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अभी प्रोविजंस में भी फ्रीडम है, पैसा भी मिल रहा है। अभी ये साल हमारे 15 करोड़ की प्रोविजन है साहब, स्टार्टिंग ही 15 करोड़ से करे उन्होंने, पूरा उन्हीं इसमें उसमें तो हम 50 तक चले जाएंगे। पिछले साल तकरीबन हमने हमारे जीपीएस मैपिंग के नाम पे 22 करोड़, हमारे 15 करोड़ ये फिक्स, ऑफिसों के नाम पे 70 से 80 करोड़। 70 साल में कभी किसी ने 2 करोड़ क्रॉस नहीं करी है, सरकार ने हमको 70 करोड़ दिया। तो ये सरकार वक्फ के फेवर में, वक्फ के अगेंस्ट में नहीं है। हाँ, वक्फ के नाम पे जो ब्लैकमेल कर रहे उनके खिलाफ है देवेंद्र जी की सरकार, ये बात ख्याल में रखो। तो यहाँ पर वो ऑफिसर भी वो सरकार के माध्यम से आए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आपने बावनकुळे साहब का बोला, तो बावनकुळे साहब ने जो वर्ग 2 क्लास 2 जमीन जिनके पोजीशन में है उनको रिग्रैंड करके वर्ग 1 करने की जो उनकी अनाउंसमेंट है, इनामी जमीन आपका नहीं वही बोला आपको, इनाम जो है तकरीबन 25 तरीके की इनाम है। अपने वेस्टर्न महाराष्ट्र में जब जाएंगे आप तो बहुत सारे इनाम है। अपने विदर्भ में जाएंगे तो अपना विदर्भ का कुछ पार्ट पहले एमपी में आता था, तो उधर के भी इनाम बहुत सारे। ऐसे मैं कमोबेश 25 बोल रहा हूँ, फिगर करेक्ट नहीं होंगी, लेकिन तो वो इनाम के बारे में जब उन्होंने बोलते वक्त भले कुछ भी बोला, लेकिन जब हमारा पब्लिकेशन आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बावनकुळे साहब का, तो उसमें क्लियरली लास्ट में मेंशन है इस प्रोविजन को वक्फ एक्ट 95, हैदराबाद इनाम एबोलिशन एक्ट, अतियात इंक्वायरी एक्ट हैदराबाद में आने वाली जमीनें एप्लीकेबल नहीं होगी। खत्म हो गया नहीं, ये क्वेश्चन में हमारी वक्फ की जमीन सेफ हो गई। सर अभी आपने बताया कि कल जो आपके पास में ये इशू, हाँ, उसमें आपने 21 हियरिंग लिए और ऑन द स्पॉट लिए तो 11 जो मैटर्स थे वो डिस्पोज किए। इससे पहले कितने आपके पास में पेंडिंग केसेस हैं और उसमें से जो आपकी हियरिंग कंप्लीट हो गई थी लेकिन वो डिसीजन के लिए पेंडिंग, ऐसी कई शिकायत। इसी से जुड़ा सवाल है कि पहले वक्फ बोर्ड में इंक्वायरी करने का होना लेकिन अब माशाल्लाह पुलिस का, लेकिन उसके बावजूद भी पेंडिंग जो पड़े हुए मामला वो हल होते हैं। देखिए अभी जो आपने हेयरिंग सेक्शन का बोला, वो हमारे पास अभी उसके ऊपर भी स्पेशल ट्रायल हमारा बम्बई ऑफिस से चलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर तो मंथली कंपलसरी मीटिंग लेते हैं। आज के डिस्कशन में आपके अलावा भी हमारे पास पब्लिक से भी काफ़ी चीज़ें आई थी, लेकिन क्या होता है वो जो टाइमिंग दिया हुआ है वो जजमेंट सही होना चाहिए, हकदार के हक में जाना चाहिए। हाईकोर्ट में भी ट्रिब्यूनल में भी टाइम लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पेंडेंसी थी पुरानी, जैसा इन्होंने बताया कि जब स्टाफ नहीं था तब की बहुत सारी, अभी हम कवर होते होते आ रहे। तो इंशाल्लाह हमारा जो ये पेंडिंग जो है 100+ फाइल है वो हम मुंबई ऑफिस से मीटिंग लेकर ऑनलाइन या फिर समझो फिजिकली बैठकर, ये रेगुलर मीटिंग का एजेंडा अलग है हमारा, ये तो रेगुलर चलता रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वो वहाँ से हम कवर करके उसको डिस्पोज करके ख़त्म करेंगे। और एक अहम डिसीजन ये हुआ है
इन्हीं से रिलेटेड सेक्शन 70 में जो हमारे पास पेंडेंसी है, सेक्शन 70 के मतलब होता है कि कोई कंप्लेन करता है कि ये ट्रस्टियों ने फ्रॉड किया है, ये ट्रस्टियों ने जो है तो ऑडिट नहीं भरा है, इसमें पैसे का गबन हुआ है। तो सेक्शन 70 के प्रोविजंस कुछ ऐसे थे कि वक्फ बोर्ड अगर वो ट्रायल लेते बैठेगा तो उसको रोज बैठना पड़ेगा। ये प्रोविजंस इतने हार्ड थे, इसके लिए उसके अंदर एक ऑप्शन भी दिया हुआ था कि कोई आप इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते। तो हमने वो इंक्वायरी ऑफिसर एक अपॉइंट किया है जो अब हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर वो डेली बैठकर वो ट्रायल लेगा, हियरिंग लेगा और वो रिपोर्ट बना के हमारे सामने रखेगा। तो 70 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से जो लोग फ्रॉड करने के बाद भी अपने इदारे के ऊपर बैठे हुए और उनको किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ टेक्निकल चीज़ की वजह से हम उनको डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट फिर हमको ऑर्डर हमारी सेट असाइड करेगा। वो भी एक अहम डिसीजन, कितने केसेस आपस में? वो भी लगभग 100 प्लस होंगे। सर जी, अपनी तरफा गवर्नमेंट की तारीफ किया कि वो बिल्डिंग ज़्यादा बिल्डिंग कर रही है, और दूसरी तरफ अपने कमिश्नर सर मस्जिद को डिस्ट्रॉय करने की भी बात चल रही है, कहाँ है तोड़ रहे हैं, क्या बोल कुदड़वाड़ी का देखिए साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो नोटिसेस है आप सुनिए मेरी बात, वो नोटिसेस MRTP एक्ट के तहत है। वो MRTP एक्ट के तहत लोकल अथॉरिटी को एक अधिकार दिया हुआ है कि वो कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें परमिशन नहीं ली गई है, आप एक तरफा मत देखो। कुदड़वाड़ी में जो मस्जिद है 2 शहीद हुए तो 2 मंदिर भी शहीद हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन। मैं खुद गया था, मैंने खुद कमिश्नर से बात की, मुझे ऐसे ही ब्रीफ हुआ था जिस तरीके से आपने बताया, मुझे कुछ लोगों ने बोला था। मैं खुद जाके विजय सूर्यवंशी वहाँ पे कमिश्नर है, उनसे मुलाकात की, उनसे तकरीबन आधा घंटा चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने 3 वक्फ के ज़मीनें भी खाली करके दी। बोले आपके पिंपले नीलक का तकरीबन हमारा 500 करोड़ का प्लॉट खाली करके दिया उन्होंने, वो मुझे परसों पता चला। आप जाकर देखो, बोले डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को बोलो उधर कंपाउंड करो बोल के। हमारी यहाँ पर मुहिम चालू है बोले, और हम यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे। 2 मस्जिद शहीद हुई तो 2 मंदिर भी शहीद हुए बोले। इलीगल कंस्ट्रक्शन देखिए अपने अपने कानून के प्रोविजंस है, और हमारे इदारों को और हमको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। यदि कानून को फॉलो करना है, लेकिन जो पुराने कंस्ट्रक्शंस हैं, मसाजिद और मंदिर जो है तो ऐसी भी है जो 300 साल और 400 साल पुराने हैं, उनके पास में तो आपको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगी। तो क्या वो उसको इलीगल ट्रीट नहीं, करके तो कल उन्होंने रोके 6 मस्जिदों को उन्होंने रोक दिए, उसमें 6 ऐसे थे तो वो चीज उन्होंने रोक दिए। इसके लिए आपको कुछ ठोस कदम उठा के करना है। आपको हर देखो जगह हमने देखो हमारा देखो हम जो है बीमारी को लेकर रोकर नहीं बैठ सकते, हमको उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। और हमारी नज़र में वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी में जो आता है, हमारे जो अधिकार है, हमने पथक बनाया, वो खुद जाने वाला है कि डॉक्यूमेंटेशन उसको बनाने के लिए हेल्प करने वाला है। चेयरमैन साहब, यहाँ ये बात है कि अगर मस्जिद, ठीक है, मंदिर मस्जिद की बात है, अगर आप वर्शिप की जगह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर वक्त वहाँ जाके ये बताता है कि भाई ये हमारी परमिशन नहीं है और हमारे पास से इसकी परमिशन हो जाता है, हाँ। ये रजिस्टर्ड है, तो फिर आप लोग वैसा नहीं साहब, देखो आप समझे नहीं, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहना अलग है। मेरे पास अगर कोई चीज रजिस्टर्ड है, इसका मतलब क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर सकता है क्या? देखो जो खदीमी मस्जिद है जिसके पास गैजेट में नोंद है, वो मस्जिद को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हो। मैं जो जाकर देख कर आया मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिर आप लेकिन अगर रजिस्टर करते हो तो परमिशन के साथ रजिस्टर करके लेनी होगी। नहीं, मुंसिपल आप रजिस्टर इन कंपैरिजन टू हिंदू टेम्पल्स, मस्जिदों की संख्या तो बहुत कम है। वो पिछले वर्ष संजय अपने आमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हिंदू मंदिर को बचाने के लिए एजुकेशन करने की बात कही। देखिए साहब, ये सवाल का देखो, ये जो सवाल है आप जिनको पूछ रहे हैं, ये सुपरविजन अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड की। हमारे पास जितने भी रिलीजियस मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, उनका रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना है और उनकी देखभाल करना है। वो मैनेजमेंट सही कर रहे हैं कि नहीं, मुतवल्ली। अब ये सवाल आपने गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। नहीं सर, इसके अंदर एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे जो बिल्डिंग परमिशन मांगते हैं, हाँ। अगर इलीगल है तो उसको डिमोलिश कर दें। इनके पास गुंठेवारी कानून है, जो 2020 से पहले की जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको रेगुलराइज कर रहे हैं। तो क्या गुंठेवारी कानून के तहत आप मसाजिद जिनके पास में नहीं है उनको रेगुलराइज कर पथक वही तो काम करेगा। पथक जो जाएगा ना हमारा, हमने जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है वो हमारे इदारे में जाएगा, उनको पूछेगा उनके डॉक्यूमेंटेशन जो गुंठेवारी के अंदर नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कंस्ट्रक्शन को अगर रेगुलाइज करने के प्रोविजन है तो
तो वो प्रोविजन हमको भी मिलेगा ना, लेकिन हमको जाना पड़ेगा ना हमको जाना पड़ेगा। अथॉरिटी में। वही बोल रहा हमारे लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं है ना। मस्जिद वालों को कहाँ पे जाना? वो देखो, नहीं, मस्जिद वाले अगर कहें ना तो उनको देखो लोग एनओसी मांगते हैं वक्फ बोर्ड की। ठीक है ना? अरे हम तो 3 दिन में दे रहे हैं एनओसी, वो हमने सीओ को पावर डेलीगेट कर दिए। कितने एनओसी आते मांगने को, आप देखो कितने रजिस्ट्रेशन है। नहीं देखिए आबादियां बच गई अभी गरीब आदमी की सर्वे आपने करवा रास्ते रहे में हैं। गरीब आदमी की सर्वे तो जो घर बन चुके हैं तो उन लोगों का क्या है, उनको एनओसी देने वाले क्या? जो बस्तियां उनके प्रपोजल पे जो है ना, इससे पहले क्यों नहीं आते आप? हाँ हाँ एनओसी आपका ही ऑर्डर था। हमारा इनिशिएटिव है, लेकिन उसके ऊपर जो है हमारा काम चालू है कि उसको किस तरीके से हम एनओसी दे सकते हैं। एनओसी नहीं होती तो गुंडे वाली नहीं होती, गुंडे वाली नहीं हुई तो वो डिमांड करने वाली। और अभी पूरे एक्ट में इंक्रोचमेंट के बारे में, पूरे एक्ट में देखो वक्फ बोर्ड इंक्रोचमेंट का, को रेगुलराइज करने की कोई प्रोविजन नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास हम वो प्रपोजल रखेंगे कि इनको क्या करना है। हाँ उसके ऊपर उसको हमारा amend विचार करना चालू है। पड़ेगा। तो हम लोग जो है, मेरी परसों एक साल होती बरस माननीय पहले मुख्य अब तक दिए नहीं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई मेरी, कि जैसा हमारे ऑनरेबल बार काउंसिल मेंबर ने बोला कि हमारे वक्फ एक्ट के अंदर इंक्रोचर को रेगुलाइज करके देने का कोई प्रोविजन नहीं। तो वो प्रोविजन जो हमारे, जैसा कि अभी कोई 95 से पहले के लोग होंगे या 2015 एक क्राइटेरिया तय करके अगर वो प्रोविजन को हमको सहूलत मिलती है तो हम वो किरण रिजिजू साहब वो के मालिकियत का मसला नहीं था, वो आपकी मिल्कियत वक्त पे रहेगी, लेकिन वो जो मकान उसके ऊपर ही बात चालू है, हमारी सेंट्रल मिनिस्टर से बात चालू है सर मैं और हमको उसमें रिलीफ मिलने वाला है। ओरली जो डिस्कशन हुआ है उसको देखते एक पेशवा मौजूद कॉलोनी के लिए एक प्रपोजल है तो कहाँ तक आया? आज के मीटिंग में डिस्कस हुआ है 25 जून तक हमारे सीओ साहब उसके अंदर रिपोर्ट देने वाले हैं। ये जो पंचायत वक्त के हिसाब से आप बोलेंगे कि काम होगा, डेवलपमेंट होगा, हाँ। तो उसके अंदर आप पहले तो इमाम और मौजरीन को जो है तो घर फराहम करना, गरीब मुसलमानों को घर फराहम करना, ये भी मंशा वक्त में आता है। बेवाओं को वजीफा, यतीमों को वजीफा, उनके एजुकेशन का मसला हल करना, ये भी मंशा वक्त में आता है। तो कैसे आप इसको हल करें? देखिए जो बेवाओं के लिए हमने और एजुकेशन के लिए तो हमने अकाउंट खोला है उसका, कैश वर्क का, जो 70 साल से अकाउंट ही नहीं था हमारे पास। और उसके ऊपर जैसे जैसे हमारे पास अभी क्या है उसका अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं, तो वो हमारे पास थोड़ा थोड़ा अभी फंडिंग जमा हो रहा है। तो उसमें से हम आज की डेट में तो हम जो कोई मुस्लिम बच्चा पीएचडी करना चाहता है, तो मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ कल आप 10 एप्लीकेशन दो, 3 दिन में 1 लाख रुपए का चेक लेके जाओ हमारे पास से। उसके लिए तो हम बार बार बोल रहे हैं मीडिया में कि कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो हमको पास एप्लीकेशन करो, हमारा अधूरा रहेगा। जो आपने अभी बोला ना बेरी बाग का, तो जब लोकल अथॉरिटी उनके पास बुलडोजर लेके गए तो वो हमारे पास आए, हमारे पास एप्लीकेशन दिया, भाई हमको जो है तो एनओसी चाहिए, हम आपका रेंट देने के लिए तैयार। लोकल अथॉरिटी का जैसी बुलडोजर वापस चला गया, उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई हम रेंट नहीं देंगे, हमको फ्री में दे दो। ऐसा भी तो होता है ना, फिर हम क्या करना है इसी टाइम पे, आप बताओ। फिर हमको तो फिर एक दिन हमको खुद का बुलडोजर लेके जाना पड़ेगा। तो लॉ के हिसाब से देना पड़ेगा कि हाँ? नहीं देना पड़ेगा? सर जानवरों की जो प्रॉपर्टी है, इससे पहले जमीन साहब ने जो आवाज उठाए थे वो प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी अभी तक चौकसी नहीं, उसकी कुछ कार्रवाई नहीं, वहां तक बुलडोजर गए थे। देखिए तो क्या कारण ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। हमने कार्रवाई की है, लेकिन किसी में हाई कोर्ट का, किसी में सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो जब वो स्टे होता है तो हम उसके कोर्ट के आगे नहीं जा सकते। जालना रोड के लगभग प्रॉपर्टी में स्टे है हाई कोर्ट का। हमारे वकील साहब ने बताया कुछ लोगों को हमने अपील की है, कुछ दिनों में आपको नजर आएगा कि भाई ये लिटिगेशन खत्म करो। हम उनको पर्सनली इनवाइट करके बोल रहे हैं कि आप अगर वे आते हैं तो हम आपको किरायानामा करने के लिए तैयार हैं। जैसे बेरी बाग वाले को बोले, हम उनको बोले। कुछ लोग, हमको उम्मीद है कि उसमें के कुछ लोग आने के लिए तैयार है। नेक्स्ट मीटिंग तक एक आधा तो होगा इंशाल्लाह। जैसे आप किरायानामे के बारे में आमताज जो है वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, हाँ लेकिन वहाँ पे कचरा कम किया जाता है। नहीं, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, उसका कचरा मैंने न्यूज़ में देखा है, उसके ऊपर हम जांच करेंगे वो कचरा कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा है। हाँ? उसको ट्रिब्यूनल का स्टे है ट्रिब्यूनल का उसको। सीओ साहब कॉर्पोरेशन को लेटर मैदान में हमारा, हमने तो इससे पहले बोला है वो मैदान का स्टेडियम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा इसमें। वो पीछे साइड में जो छोटा सा प्लॉट है उसके अंदर बना रहे हैं। जैसे अभी जो मैदान के प्रॉपर्टी जमीन के ऊपर स्टे लगा हुआ है, हाँ। स्टे वैकेट करने के लिए है नहीं कर सकते। चालू है उसके लिए, सीनियर काउंसिल खड़ा किया हमने। और जो
गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पोजीशन में जो है तो आपके पास प्रॉपर्टी, तो उनके रेंट के लिए या उन्हें खाली करवाने के लिए आप क्या करें? अभी ये महाराष्ट्र लेवल पे जो है ना, हर शहर में ये मसला है, आप जो बोल रहे हो कि वक्फ प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, पुलिस स्टेशन है, तो उसको लेकर जो है तो हम एक सर्वे रिपोर्ट बना के सीएम के साथ मीटिंग करने वाले कि एक तो आप सेक्शन 91 के तहत लैंड एक्विजिशन करके हमको कॉम्पनसेशन दे दो, प्रॉपर्टी आप ले दो उनको, क्योंकि प्रोविजन है वैसी। दूसरा 30 ईयर्स के लीज आउट पे ये प्रॉपर्टी ली जाए, तो उसके लिए स्पेशल हम जो है तो सीएम के साथ मीटिंग करने वाले, उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन हमारा वो जब तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आता, इससे पहले क्योंकि हम ऐसा ही रैंडमली मीटिंग नहीं कर सकते, सर्वे रिपोर्ट जैसे आएगा, हर शहर में कितने गवर्नमेंट ऑफिस है वो रिपोर्ट लेकर हम सीएम के साथ बैठने वाले। लैंड एक्विजिशन के मामले में करोड़ों रुपए वक्फ बोर्ड के अटके गए सरकार के पास। पिछले 8 साल से हम आपसे मांग रहे हैं, एक्विजिशन में कितनी जमीन गई, कहाँ की गई, कोई निर्माण नहीं दिया जाता। आपको ये मालूम नहीं है कहाँ से पीएलए अकाउंट में पैसा है, तो वो ज्यादा है वो। उसके लिए एक मीटिंग हुई हमारी गवर्नमेंट के साथ, कितनी जमीन, उसका जीआर बनाने का उन्होंने पिछले मीटिंग में बोला था, अजीत दादा थे जब, तो वो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि जितना भी पीएलए अकाउंट में पैसा है जो वक्फ बोर्ड की लैंड रोड में जाती है, एमआईडीसी में जाती है, कॉम्पनसेशन मिला हुआ, तो बहुत सारी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है वो, तो वो अमाउंट हमको मिलने वाली थी। उसकी 2 बार मीटिंग होगी, तो मैं खुद था उसमें, वो मीटिंग में, फोटो भी आपने देखे होंगे, हमारी न्यूज़ भी आई थी वक्फ बोर्ड की तरफ से। लेकिन अभी बदकिस्मती से अजीत दादा का देहांत हो गया, अभी नए मिनिस्टर सुनेत्रा वहीनी आए, उनके साथ फिर से इस मौजू पे हमारी मीटिंग लगनी होगी। सर ये 1600 जो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड नहीं हुई नए कानून में, अभी आप बता रहे 4 आप लोगों ने रजिस्टर किया, क्या वजह रही ये लोग नहीं रजिस्टर कर पाए और इनको फिर आगे ट्रिब्यूनल में जाके ही जाना पड़ेगा या फिर कैसा इन लोगों को, तो आप लोग ये करें? नहीं देखिए, उन्होंने एप्लीकेशन हमारे पास किया, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन में जो फीस भरनी होती है वक्फ बोर्ड की वो भी भरी है उन्होंने, लेकिन जो कुछ क्यूरीज होती है छोटे मोटे, जिसके वजह से वो उनके पास से कागजात नहीं मिल पाए हमको, इसलिए वो 8/4 के मीटिंग के पहले हम उसको सैंक्शन नहीं कर पाए। अब ऐसा है कि उसके बाद हम लोग अगर रजिस्टर्ड करते हैं उसको, तो पोर्टल में इशू आ रहा है, क्योंकि पोर्टल में डेडलाइन है। अगर हमको कोई कोर्ट में कोई उसको लेके पेश करता है, कोर्ट हमको कहता है कि भाई ये बैकडेटेड, पीछे कानून आने के पहले जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस है उसको मेरिट पे डिसाइड करो, तो जैसा आज हमने 4 एप्लीकेशन पे डिस्कस की, वैसे उस पे भी करेंगे। लेकिन इसके ऊपर आप खुद कोर्ट को अप्रोच नहीं हो सकते, वो हम एक सेकेंड, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। वो आज हमारे सामने एक सैंपल आ गया है ना, तो अभी उसके ऊपर हम लीगल ओपिनियन लेंगे कि हम सो मोटो जा सकते हैं क्या। अच्छा, वक्फ बोर्ड में आपके पास वर्षों से जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से आर्थिक तौर पर जो काम करते हैं, तो उनको रेगुलराइज कब किया जा रहा है? और क्योंकि अभी नया जो स्टाफ है ऐसी शिकायतें आ रही, जो वक्त के काम से आते हैं उनसे सही ढंग से उनकी बातचीत भी नहीं होती। इसके किससे? देखो लोगों के साथ जो काम के सिलसिले, देखिए, नहीं सुनो, ऐसा नाम भी मत दो, जितने लोग रहते उतने व्यक्ति मत हो रहते, ये बात आप मानते हैं, आप लोग भी बटे, सबका मिजाज अलग अलग है। तो जो लोग की शिकायत ज़्यादा, जो ऑफिसर की हमारे पास शिकायत आती है, तुरंत हम उस पर एक्शन लेते हैं। हमने 2 नए ऑफिसर सस्पेंड करे, आपको मालूम, 2 अहम ऑफिसर जो अहम डेस्क पे बैठे थे उनका तबादला करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसी तरीके से हैंडल करके हम सही कर सकते हैं, और ये रूटीन प्रोसेस है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। और ये बात डेली वेजेस के जो बच्चे हैं, डेली वेजेस के बच्चों के लिए जो है, हमने जो पहले उनको मानधन देते थे उसमें अभी इजाफा किया है। जब हम मेंबर बन के आए थे तो 500-400 रुपये था, आज लगभग मेरे ख्याल से कितना है पीयून को, सीओ साहब 700-800 ऐसा हमने हिसाब। अब उनको परमानेंट करने वाली जो बात है, वो बात एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, उसको एग्जाम दे के ही आना पड़ेगा। नहीं, एग्जाम दे के आना पड़ेगा, लेकिन आप जो है तो प्रायोरिटी रख सकते हैं ना, कि हमारे पास ऑलरेडी इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, हाँ, उनको जो है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी कर लीजिए, उस हिसाब से उस बेस पे वैसा अगर प्रोविजन है तो हम बिल्कुल देंगे। अपने हमारे पास सीनियर पत्रकार उनका कुछ ये होना चाहिए। आचार संहिता चल रही है, अभी तो